हेलो ट्रेडर्स। तो आज की वीडियो अपनी होएगी सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर। तो सप्लाई एंड डिमांड इन अदर लैंग्वेज वी कैन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और स्मार्ट मनी की लैंग्वेज में हम उसे ऑर्डर ब्लॉक्स के नाम से भी जानते हैं। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ये सारी चीजें है तो एक ही, लेकिन अभी आज हम चार्ट के ऊपर देखेंगे कि कैसे चीजें वर्क करती हैं, कैसे हम प्रोफेशनल वे में इसको मार्क कर सकते हैं कि हम ज्यादातर ट्रैप ना हो और ट्रैप ट्रेडिंग से हम बच पाए। कि ट्रैप्स जो होते हैं, मार्केट ट्रैप भी करता है कई बार ऐसे जोनों पे, क्योंकि मार्केट जो है ज्यादातर जोन्स पे रिएक्ट करता है ना। तो जोन्स पे हमें एंट्री मार्क करनी होती है, जोन पे हमें अपना अपने टारगेट्स वगैरह लेने होते हैं। तो एक तो इसलिए हम आज सप्लाई डिमांड के ऊपर बात करेंगे। तो बस चलते हैं चार्ट पे। तो ठीक है गाइज, तो अभी हम इस चार्ट पे देखेंगे। तो दिखाता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस, बेसिकली सप्लाई डिमांड जोन के बारे में अभी हम बात करेंगे इस चार्ट पे। तो ये लाइन है। अरे तो जैसे कि मान लो गाइस कि अपनी ये जो है लाइन, इसकी अपन थिकनेस बढ़ा लेते हैं थोड़ी, 3x कर लिए, है ना। एक ये लाइन है, ठीक है। और अपनी दूसरी अपनी मान लो कि लाइन हो गई ये, और तीसरी अपनी लाइन हो गई ये, है ना। तो अभी आप इस चीज को इग्नोर करना, जो 1.159 है, इसको अपन अपने नंबर देते हैं, है ना। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे अपन ने डाला ये 300, है ना। इसको नाम दे दिया हमने 300। तो ठीक है। और यहाँ पे एक और अपन लिखेंगे, इसका नाम हो जाएगा अपना 200, ठीक है। तो ये यहाँ चला गया। तो ये अपना जो तीसरा है, इसका नाम है अपना 100, ठीक है। पे की बनाई है 100 रुपए पे, लाइक मान लो कि ये एक प्राइस है ना। ये लाइन को अभी आप कुछ मत समझो, ये प्राइस समझो कि इस लाइन पे 100 रुपए का प्राइस है ना। तो जो ये है दूसरी लाइन, यहाँ पे 200 रुपए का प्राइस है, तो यहाँ पे 300 रुपए का प्राइस है। बनाएंगे अपन अब कि जैसे मान लो कि यहाँ से प्राइस शुरू हुआ, है ना। यहाँ से प्राइस शुरू हुआ, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे फिर ऊपर चला गया, ठीक है। तो ऊपर से ये नीचे आया, ठीक है। 200 से ये नीचे आया, 200 से फिर ऊपर गया, नीचे आ गया, 200 से थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ये नीचे आ गया, है ना। 100 पे आया, 100 से थोड़ा सा नीचे गया, ऊपर आ गया, नीचे, ऊपर, फिर यहाँ से ये धीरे धीरे करके अपना इसने 200 पे दे दिया एक ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट के बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे कि ब्रेकआउट एक, मतलब ट्रेडिंग के अंदर हम ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी नाम की भी चीज होती है कि ब्रेकआउट पे भी कई लोग ट्रेड करते हैं। तो हम उसका भी करेंगे, ठीक है। तो 200 ब्रेक किया, फिर ऐसे करके फिर ऐसे प्राइस मूव कर गया, 300 तक आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर हुआ क्या, है ना। अब हम इसके अंदर जानेंगे हुआ क्या। तो मार्केट जो है यहाँ से आया, यहाँ से आया तो 100 रुपए से ये प्राइस, जो 100 रुपए से है प्राइस अपना, 100 रुपए से चला गया ऊपर की तरफ, ठीक है। अब ऊपर की तरफ क्यों गया, क्योंकि 100 रुपए, 100 रुपए की तरफ एक बार ऊपर की तरफ गया, ठीक है। तो दूसरा अपना, फिर अपना नीचे आया प्राइस, फिर अपना ऊपर गया, 100 रुपए से फिर से बाउंस किया, फिर 100 रुपए से फिर से बाउंस किया। तो सप्लाई डिमांड जोन, तो जैसे कि मान लो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो अपन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं कि अपन देखते हैं कि प्राइस कहाँ से टर्न हुआ, है ना। प्राइस कहाँ से टर्न हुआ, प्राइस कहाँ से टर्न हुआ। और दूसरा ये कि प्राइस, मतलब जहां से टर्न हुआ तो वहां से बार बार टर्न हो रहा है, मतलब प्राइस वहां से घूम जा रहा है। मतलब नीचे आ रहा है तो उस पॉइंट पे आया, घूम गया, दोबारा उस पॉइंट पे आया, घूम गया, है ना। तो ऐसा भी तो यहीं पे हो रहा है कि भाई अपना प्राइस यहाँ आया, घूम गया, यहाँ आया, घूम गया, यहाँ आया, घूम गया। तो अपना ये एक सपोर्ट हो गया। अब सपोर्ट, इसको सपोर्ट क्यों बोलते हैं हम, ठीक है। सपोर्ट ऑब्वियसली बात है कि सपोर्ट है भाई, है ना। कि जैसे मान लो कि आप एक कुर्सी पे बैठे हो ना, तो कुर्सी पे आप बैठे हो, मतलब कि आपका जो फोर्स है कुर्सी के ऊपर लग रहा है ना, पर कुर्सी ने आपको नीचे से सपोर्ट दे रखा है, तो वो सपोर्ट है, ठीक है। तो अपन इसको सपोर्ट को मार्क करते हैं। तो गाइस बेसिकली पहले के टाइम में होता था कि जो अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते थे वो एक लाइन से मार्क कर देते ना, कि भाई हाँ चलो ठीक है, लाइन से मार्क कर दिया। लेकिन आज मार्केट का थोड़ा हिसाब किताब अलग है ना। मतलब रिटेलर्स भी थोड़े स्मार्ट हो गए, तो
फिर ऑब्वियसली बात है कि ट्रैप ट्रेडिंग करने के लिए तो अब ट्रैप ट्रेडिंग भी होने लगी है मार्केट के अंदर। तो अपन सिर्फ एक लाइन से काम नहीं चल पाएगा अपना, तो अपन करेंगे एक पूरा बॉक्स बनाएंगे, पूरा प्राइस का रेंज बनाएंगे। तो जैसे कि ये मान लो है ना, इसको अपन कलर इसका बदल देते हैं है ना, कलर अपन कर दिया फिर ब्लैक, और हाईलाइट भी ब्लैक से कर दिया, ठीक है। तो दिख रहा होगा सबको। तो ये देखो अब ये सपोर्ट जोन हो गया है ना। बेसिकली मान लो ये 195 से लेके ना 105 तक का एक पूरा जोन बन गया कि हाँ यहाँ पे आता है तो प्राइस घूम जाता है ना, इस जोन में कहीं पे भी आता है प्राइस घूम जाता है। तो ऐसा ही फिर प्राइस यहाँ से घूमा, फिर ये क्या हो गया रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस वही सेम बात है कि अगर हम प्राइस ऊपर जा रहा है तो ऊपर से कोई पुश कर रहा है तो वो रजिस्ट कर रहा है ना, रजिस्ट, तो उसके लिए इसका नाम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस अपन ये मार्क कर दिया रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बस बेसिकली यही होता है गाइस कि जहां से पॉइंट मतलब जिस पॉइंट से प्राइस घूम गया और उसी पॉइंट पे, ऐसा नहीं जैसे मान लो कि अगर एक बार घूम जाता प्राइस तो अपन उसको ज्यादा वैल्यू करते नहीं है, क्योंकि फिर वो काफी मतलब वीक वीक मतलब वो होता सपोर्ट ही है लेकिन वो काफी वीक सपोर्ट हो जाता है, तो हम उस पर इतना ध्यान नहीं देंगे। अपन को मल्टी टेस्टेड जोन चाहिए, क्योंकि अगर प्राइस आ रहा है तो हम ट्रेड किस पे लेंगे कि भाई यहाँ से प्राइस घूमने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो ज्यादा कहाँ पे होगी, जहाँ पे प्राइस मल्टीपल टाइम्स घूमा है, तो वहीं से प्राइस दोबारा भी घूम सकता है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का गेम है सारा ट्रेडिंग के अंदर। तो फिर इसलिए अपन मल्टी टेस्टिंग जोन ज्यादा देखते हैं, ठीक है। ये अपना रेजिस्टेंस हो गया, इसको आर से डिफाइन कर देते हैं, और दूसरा है अपना सपोर्ट हो गया, इसको हम एस से डिफाइन कर देते हैं। तो बेसिक फंडा क्लियर हो गया होगा। सपोर्ट क्या होता है, प्राइस जहां से घूमता है, जहां से सपोर्ट लेता है, मल्टीपल प्राइस जहां से घूमा मल्टीपल टाइम वहीं से सपोर्ट लिया तो वो एक सपोर्ट जोन बन गया, ठीक है। रेजिस्टेंस जोन जहां से प्राइस नीचे आता है। तो ऐसे ही और वैसे भी कहा जाता है कि मार्केट जो है अपना पूरे साल के 4 महीने जो मार्केट रहती है पूरा एकदम मोमेंटम में रहती है, और बाकी के 8 महीने मार्केट जो है साइडवेज रहती है। साइडवेज जोन में यही होता है कि सपोर्ट से प्राइस ऊपर चला गया, रेजिस्टेंस से वापस आ गया। और सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, सप्लाई डिमांड जोन। सप्लाई डिमांड जोन भी यही होती है कि यहाँ पे अगर प्राइस की डिमांड है, तो अगर मान लो किसी भी चीज की डिमांड होती है, जैसे मंडी में जाओगे तो अगर मान लो कि सभी लोग हैं, मान लो 100 लोग हैं एक सिटी के अंदर रहते हैं, वो सिटी में सब अलग अलग सब्जियां बना रहे हैं रोज की रोज, लेकिन पर वो 100 के 100 लोगों को एक दिन अगले दिन आलू बनाने हैं, ठीक है। अब आलू बनाने हैं तो मंडी में बात फैल गई कि हाँ भाई सब लोग आलू बनाएंगे, और इनका कोई पूजा वूजा है घर में तो आलू तो बनानी है इनको। तो अगर आलू नहीं बनाएंगे तो इनकी पूजा अधूरी रह जाएगी, और मंडी में ये बात चली गई है ना कि भाई लोग जो हैं कल आलू बनाएंगे। तो अब जब लोग सब आलू बनाएंगे तो मंडी वाले क्या करेंगे, प्राइस बढ़ा देंगे आलू के। अगर हर मंडी वाला अपना सोचेगा कि भाई हम जो है प्राइस बढ़ाएंगे कल, है ना। तो पहले बंदे आया तो मान लो 100 रुपये था भाव, है ना, तो वो बोलता कि 105 में दूंगा, है ना। तो वो कह रहा बिक गया उसका, वो खुश हो गया। अरे ये क्या, अब जो अगला बंदा आएगा उसको उसी उसी बंदे ने 110 का बेचा, फिर 120 का बेचा, है ना। तो ऐसे ऐसे प्राइस बढ़ता चला गया। लेकिन फिर इसलिए ये बढ़ा क्यों, क्योंकि सबको आलू चाहिए, आलू के सिवाय किसी का काम हो ही नहीं सकता, है ना। तो सबको आलू चाहिए, तो इस जो है जो सेलर है उसने भी फायदा उठाया कि हम थोड़ा महंगे में बेचेंगे, और डिमांड भी एकदम से मार्केट में आ गई, तो इसलिए प्राइस जो है हाई चला गया। और ऐसे ही यहाँ पे एकदम से हुआ कि भाई जो है अपना प्राइस का जो है, मैं से मान लो कि ये आलू का प्राइस था अपना, है ना, ये एकदम आलू का प्राइस था, ये बढ़ा। जैसे मान लो यहाँ से एग्जांपल लो, है ना, कि भाई ऐसे रोज प्राइस का आलू का प्राइस ऊपर नीचे हो रहा था, और इस दिन पे आके मार्केट में खबर फैल गई कि सब कल लोग सब के सब आलू बनाएंगे, है ना। तो इस दिन आलू बनाए तो धीरे 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 करके डिमांड ज्यादा हो गई, 100 के 100 लोग आलू ले रहे हैं, तो प्राइस चला गया 200, आलू का प्राइस 200 चला गया। तो 200 जब अगले दिन आया, अगले दिन तो सबको आलू नहीं चाहिए, सेम प्राइस चल नहीं सकता। अब भाई कोई बंदा जाएगा, जो मान लो मैं दोबारा चला गया, अगर उस कंट्री में मैं भी रहता, उस सिटी में मैं भी रहता, तो मैं जाऊंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, भाई आलू चाहिए। तो वो कहेगा भाई 200 रुपये किलो, क्योंकि कल भी 200 बिके थे। तो मैं कहूंगा पागल है, 200 रुपये किलो थोड़ी होता है, सस्ता करो। तो कोई भी फिर वो देखेगा कि आज से सुबह से कोई आलू बिका ही नहीं, और एक बंदा आलू लेने आया, तो इसको 200 को दूंगा, 200 का दूंगा, और ये नहीं लेगा, तो आलू खराब हो जाएंगे, तो आलू तो मुझे देनी है। तो आलू का प्राइस इसने कम कर दिया, तो इस पॉइंट पे आके मैंने खरीद लिया, है ना। फिर ऐसे ही करके एक और बंदे ने आके इस पॉइंट पे आके थोड़ा लो प्राइस में फिर खरीद लिया।
फिर पता चल गया कि भाई नॉर्मल होगी बात, अब आलू सबके लिए नॉर्मल हो गए। फिर ऐसे ही मतलब मान लो कि अब डिमांड कम हो गई, डिमांड अब सबको आलू नहीं चाहिए, लेकिन मंडी वालों के पास अब आलू हैं, सबने आलू ले रखे हैं कि भाई आलू बेचेंगे, आलू बेचेंगे, सबको शायद की पता कि सबको फिर से कल को आलू चाहिए। तो अब आलू नहीं है ना, तो अब आलू सब्जी मंडी पे आलू बहुत भरे हैं और लोगों को आलू नहीं चाहिए, तो आलू का प्राइस फिर से अपना गिर गया, तो फिर से 200 रुपये आ गया, फिर वही 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 है ना। तो ऐसे ही जो है प्राइस एक्शन मूव करता है, सप्लाई डिमांड का सारा खेल होता है, सप्लाई पे आए, अगर सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइस गिर जाएगा, है ना, डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस बढ़ जाएगा। तो हम इसको अपना चार्ट पे देख लेते हैं। तो अपना चार्ट हो गया, तो अपन आ जाते हैं इसके 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो 1 आवर टाइम फ्रेम गाइज, लाइक कई लोग होते हैं, ट्रेडर्स कई प्रकार के होते हैं, आपको भी पता है, स्विंग ट्रेडर होते हैं, इंट्राडे ट्रेडर होते हैं, स्कैल्पर होते हैं, लॉन्ग बड़े इन्वेस्टर होते हैं। तो सबका अलग अलग टाइम फ्रेम रहता है, तो अपन 50 मिनट पे और 1 आवर पे देखेंगे, क्योंकि अपन इंट्राडे बेसिस पे बात करते हैं ना, स्कैल्पर बेसिस पे नहीं करते। वैसे चार्ट आप किसी भी टाइम फ्रेम पे देख लो, कि 1 मिनट पे देख लो, 10 मिनट पे देख लो, 5 मिनट पे देख लो, 1 आवर पे देख लो, 4 आवर पे भी देख लो, और डेली पे भी देख लो। वीकली थोड़ा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वीकली पे लोग इन्वेस्टर ही करते हैं, तो उनका जो माइंडसेट है वो काफी बड़ा, मतलब काफी लंबा ही उनका वो है ना, कि उनको बहुत लंबा होल्ड करना है। तो वीकली टाइम फ्रेम तो ट्रेडिंग के लिए नहीं है, वो इन्वेस्टिंग के लिए है। तो अपन, तो इन टाइम फ्रेम पे किसी भी टाइम फ्रेम पे देख लो, सारी चीज सेम होती है, सारी की सारी चीज सेम होती है। बस क्या होता है कि 1 मिनट की कैंडल 1 मिनट पे क्लोज करती है, 4 आवर की 4 आवर पे, 1 डे की 1 डे पे। तो अपन अपना सप्लाई डिमांड मार्क करते हैं वैसे, है ना। तो 1 आवर पे अपन आ गए, सबसे पहले अपन ने यही देख लिया। तो अपना जो है, मैंने आपको पॉइंट बताए थे कि टर्निंग पॉइंट, है ना, कि अपने को क्या देखना है, टर्निंग पॉइंट, जहां से प्राइस एकदम से टर्न हो गया। ठीक है, टर्न हो गया, और क्या हो गया, वहां पे मल्टीपल टेस्टिंग है या नहीं है। तो प्राइस जो है यहाँ से टर्न हो गया, है ना। देखो, प्राइस जो ऊपर आ रहा था, ऊपर आ रहा था, ऊपर आ रहा था, नीचे आया, फिर यहाँ से फिर नीचे आया, हल्का सा जूम करके दिखाता हूँ आपको, है ना। तो ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आया, हल्का सा नीचे, हल्का हल्का नीचे आ रहा है ना। तो ये क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस जोन हो गया। ठीक है, इसको एक बार लंबा मार्क कर रहा हूँ मैं, बस आप इतना हिस्सा देखो एक बारी। और गाइस जो है कि जो रेजिस्टेंस जोन होता है, रेजिस्टेंस हो गया, तो रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद वही जोन एक सपोर्ट एक्ट करने लग जाता है, क्योंकि जो है रेजिस्टेंस है, तो अगर वो ब्रेक हो जाता है ना, प्राइस ऑब्वियसली बात है हर बार तो नीचे नहीं आएगा किसी भी रेजिस्टेंस से, क्योंकि इतना सिंपल होता तो भाई हर कोई कमा लेता, हर कोई सीखने थोड़ी आता। तो अगर उसने एक बार ब्रेक कर दिया, ठीक है, प्राइस ब्रेक कर दिया, तो सपोर्ट क्यों बन जाता है, तो अभी आप समझ गए होंगे। तो इसलिए फिर आगे आके जोन जो है, रेजिस्टेंस था, ब्रेक हुआ, नीचे आया प्राइस, यहाँ से आके घूम गया, घूमा तो एक सपोर्ट बन गया, यहाँ पे गया प्राइस, फिर आया, यहाँ से आके फिर घूम गया, यहाँ से आया, नीचे आया, फिर घूम गया, यहाँ से आया, फिर घूम गया, तो यहाँ तक प्राइस आया। फिर इसके बाद तो भाई गैप डाउन हो गया, गैप अप गैप डाउन का आपको पता, आप कुछ कर ही नहीं सकते भाई, कभी भी कुछ भी हो जाता है मार्केट के अंदर, है ना। तो बस ये है कि भाई यहाँ से सपोर्ट की तरफ एक्ट करने लग गया, वहां से ये हो गया। तो जैसे अब क्या होगा कि रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है तो सपोर्ट होता है, और सेम ही सपोर्ट के साथ भी होता है, अगर सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है ना। और आप एक थर्ड पॉइंट भी देख सकते हैं, 1 डे की कैंडल, 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाओगे, 1 डे का टाइम फ्रेम गए, है ना। ये अगर स्ट्रेटेजी आप देखोगे तो बेसिकली निफ्टी वगैरह के लिए, फोरेक्स के लिए काम करती है, पर फोरेक्स के लिए इतनी भी काम नहीं करेगी, है ना। फोरेक्स के लिए नहीं, गोल्ड वगैरह के लिए काम करेगी अच्छे से। मान लो कि आज अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, पिछले दिन का हाई और लो मार्क कर लो, वो आपका एक काफी अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे मार्केट के अंदर। तो गाइज अभी हमने ये देखा कि जैसे मान लो कि सपोर्ट है, मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया तो इसको ब्रेक किया, फिर एज ए सपोर्ट एक्ट किया, फिर ऐसे ये एक्ट किया, फिर दोबारा से ऐसे सपोर्ट एक्ट किया, है ना। फिर ये जो है सप्लाई डिमांड जो है मार्केट के अंदर, लाइक अगर समझोगे आप, पूरा मार्केट जो है सप्लाई डिमांड के अंदर ही मूव करता है ना। प्राइस ऊपर नीचे क्यों हो रहा है, क्योंकि सप्लाई आ रही है, डिमांड आ रही है, सप्लाई आ गई ऊपर चला गया, डिमांड आ गई नीचे आ गया। तो पूरा जो मार्केट है सप्लाई डिमांड के ऊपर ही मूव करता है। और गाइस कभी भी ऐसा मत सोचना कि जैसे मान लो अगर मेरी जगह कोई और बंदा होता, अगर उसमें मेरे से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है,
तो क्या पता कि वो बंदा इस ज़ोन को जैसे मैंने मार्क करा है, एक तो मैंने मार्क करा है ना? तो क्या पता वो बंदा उस इस ज़ोन को यहाँ से मार्क करे, यहाँ से ऐसे मार्क कर ले, है ना? है ना? अभी आप में से कुछ लोग होंगे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मान लो कि जिसकी किसी बंदे ने कहा कि यहाँ से ऐसे मार्क कर लिया, है ना? तो सबका अलग-अलग तरीका होता है मार्क करने का। तो ऐसा कि जैसे मैं बता दूँ आपको कि कुछ भी गलत नहीं है ना? आप किसी भी तरीके से ऐसे बना सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कि मतलब सप्लाई डिमांड ज़ोन है, पूरा ये ज़ोन है, ज़ोन के अंदर से ही सप्लाई डिम जो है, ज़ोन होना चाहिए। समझ रहे हो आप? कि ज़ोन हो जाना चाहिए कि भाई ज़ोन किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, कोई कैसे ज़ोन बनाता है, क्योंकि ये एक आर्ट है ना? टेक्नीक है कि भाई हमने सप्लाई डिमांड ऐसे ज़ोन मार्क किया, ऐसे मार्क किया, सप्लाई जैसे कि मैंने सप्लाई और डिमांड ज़ोन ऐसे मार्क किया है कि भाई यहाँ से ये एकदम से सप्लाई ज़ोन है, तो यहाँ से डिमांड ज़ोन हो गया, है ना? तो मैंने ऐसे मार्क किया। लेकिन कोई बंदे इसको छोटा मार्क करेंगे, कोई मोटा मार्क करेंगे, कुछ कुछ भी करेंगे, लेकिन पर है क्या ये सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन। तो बेसिकली किसी का कुछ गलत नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आपका भी परफेक्ट बिल्कुल ऐसे ही बनना चाहिए। थोड़ा-सा डिफरेंट हो सकता है कि हर एक का डिफरेंट होता है क्योंकि आर्ट है। आर्ट क्या किसी की बुरी होती है, किसी की अच्छी होती है, किसी की बहुत अच्छी होती है, लेकिन आर्ट आर्ट होती है ना? तो वैसा ही सिंपल है कि सप्लाई डिमांड किसी का ज़्यादा एक्यूरेट होगा, किसी का किसी बार कम एक्यूरेट होगा, लेकिन पर रहेगा वो सप्लाई ज़ोन ही ना, बाइंग तो वहीं से आएगी ना, सेलिंग तो वहीं से आएगी ना, है ना? जैसे मान लो कि एक डिमांड ज़ोन है, एक ए बंदे ने मार्क किया सप्लाई ज़ोन, मान लो कि एक है सप्लाई ज़ोन, जैसे मान लो कि ये सप्लाई ज़ोन है, जो है किसी बंदे ने मार्क किया, है ना? ये किसी ए बंदे ने मार्क किया और जो ये सप्लाई ज़ोन है, किसी दूसरे बंदे ने मार्क किया, ये बड़े वाला। अभी इसका कलर हम थोड़ा अलग कर देंगे, रेड कर दिया, है ना? तो समझ रहे हो आप कि देखो कि जो अंदर ब्लैक वाला है, कि रेड वाला थोड़ा बड़ा है, लेकिन पर है क्या? है तो सप्लाई डिमांड ज़ोन ही ना। यहाँ से डिमांड तो आई है ना इसके अंदर। और अगर हम इसको देखेंगे तो डिमांड यहाँ से भी आई है, थोड़ा सा ऊपर से आ गई, थोड़ा सा नीचे से आ गई, डिमांड आई है और यहाँ से भी डिमांड आई है। तो कुछ भी गलत नहीं है, दोनों सही है। लेकिन किसी का छोटा बड़ा हो तो अभी जैसे कि ज़्यादा एक्यूरेट उस पर परफेक्शन पे कभी मत ध्यान दो, साइकोलॉजी पे ध्यान दो, है ना? और अपने कंसेप्ट पे ध्यान दो कि आपको क्लियर है सब कुछ या नहीं है ना? तो इस चीज़ पे ध्यान ज़्यादा दो।